हेलो दोस्तों, आज वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम सिंह आज कल क्लास 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस मैट्रिक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकूँ, आपके काम आ सके। तो देखो और समझो। हम पढ़ेंगे आज मैट्रिक्स। मैथ के लिए हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमें मैट्रिक्स वैसे होती क्या है, क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हम इसको हिंदी में बोलेंगे आव्यूह। क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, एकदम से मतलब सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मतलब धीरे धीरे जैसे समझोगे वैसे आपके समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके समझ में आता जाएगा। तो पहले हमें देखना आव्यूह। आव्यूह होता क्या है? यदि संख्याओं का एक निकाय, संख्याओं का क्या है? एक निकाय, जिसे हम पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति मतलब पंक्ति लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो पंक्ति को बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? पंक्ति को रो। और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर स्तंभ। स्तंभ को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है ना, COLUMN, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यदि संख्याओं के एक निकाय को पंक्तियों और स्तंभों के एक आयताकार सारणी में निरूपित किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। और आव्यूह को हम लघु कोष्ठक इससे, या एक है होता हमारा दीर्घ कोष्ठक। इससे भी इस निकाय में हमें लिखना है। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा लघु कोष्ठक है और ये हमारा कौन सा दीर्घ कोष्ठक। लेकिन ज़्यादातर हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके अंदर ज़्यादातर हम इस कोष्ठक का यूज करेंगे। ये जो कोष्ठक हमारा लघु कोष्ठक है, एक है दीर्घ कोष्ठक, तो हम इस दीर्घ कोष्ठक का ही यूज करेंगे। जैसे देखो, हमने क्या बोला? आयताकार रूप होना चाहिए आव्यूह का। देखो जैसे मैंने ये रूप लिख दिया यहाँ से 2 4 6 8, ये मेरा क्या एक आव्यूह आयताकार रूप है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें समझो, पंक्ति कौन सी है? तो ये वाली जो होगी ना, ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। ये हमारी है R1 पंक्ति, ये हमारी कौन सी है? R2 पंक्ति। ये हमारा क्या कॉलम? ये हमारा है C1 कॉलम, ये हमारा कौन सा है? C2 कॉलम। इसे हम बोले हिंदी में क्या बोलेंगे? इन्हें स्तंभ बोलेंगे, और इनको क्या बोलेंगे हिंदी में? पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी पंक्ति, ये हो गया हमारा स्तंभ। तो हम अब देखो आगे क्या है कि हमने बता दिया कि ये रो है और ये क्या है? कॉलम। मतलब ये पंक्ति है R1 R2, ये क्या हमारा स्तंभ है। जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया, जैसे अब इसमें 4, इसमें कितने हमारे पास टोटल अवयव कितने हैं? इसमें अवयव की संख्या कितनी है? पूरी अवयव की संख्या कितनी है टोटल? इसमें देखो 4 ही अवयव हमारे पास में, 4 ही है। इससे ज़्यादा के भी हम अवयव बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ से 2 -1, ये लिख दिया हमने आइटा T 6 2 8 और ये 0। तो ये भी हमारा क्या एक आव्यूह है। इसमें कितनी पंक्ति हमारे पास में? पहली, दूसरी, तीसरी। इसमें 3 हमारे पास में कॉलम है, C1 C2 C3, ये R1 R2 R3। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा कोष्ठक है? लघु कोष्ठक है। और हम दीर्घ कोष्ठक से भी लिख सकते हैं आव्यूह को इस तरीके से। हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें हमारे पास में इसी कोष्ठक का यूज होगा। ये बुक में देख लेना आप, यही कोष्ठक ज़्यादातर काम हमारे आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आव्यूह की जो मेन जो परिभाषा है, उसको हम परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार लिखते हैं या फिर किस प्रकार समझते हैं। तो वो परिभाषा मैं लिख देता हूँ, उससे आप समझ लेना कि कैसे क्या होता है। लेकिन ऐसे समझाएंगे तो आपकी याद नहीं रहेगा, तो आप उसको चीज़ को आप नोट कर लेना कि आव्यूह की एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है। तो वो देखो आप, हम इधर लिख रहे हैं आव्यूह मैट्रिक्स।
ठीक है, बहुत सा सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखो यदि संख्याओं के एक निकाय को पंक्तियों और स्तंभों मतलब कॉलम्स, क्या लिखेंगे, कॉलम्स को आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए, आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए तो उस आयताकार रूप को आव्यूह कहते हैं। उस आयताकार रूप को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसे लघु कोष्ठक और दीर्घ कोष्ठक में व्यवस्थित करना, पता ना आपको क्या होता है व्यवस्थित, मतलब सही तरीके से, अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हैं। ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह होता क्या है। पंक्ति और स्तंभ का आयताकार रूप होता है और लघु कोष्ठक और दीर्घ कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला पता है ना आपको, जो 26 लेटर्स होते हैं उनके बारे में। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, मतलब कैपिटल लेटर होता है ना, बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। ये इसकी मेन परिभाषा है। ठीक है, बड़ा अक्षर मतलब जैसे ए हो गया, कैपिटल एम हो गया, ठीक है, कैपिटल एक्स हो गया, सी हो गया, बी हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, उससे हमें क्या है, दर्शाया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है ना, जैसे ए बी सी डी आपने पढ़ा है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, उनमें जो बड़े लेटर्स होते हैं ना अक्षर, उनसे हमें क्या है, दर्शाते हैं आव्यूह को। तो जैसे लिख रहे हैं, समझो इधर ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 ये लिख दिया मैंने। दूसरा लिख दिया, जैसे मैंने एम के बराबर लिख दिया 6 4 2 6 4 0 6 9 ये लिख दिया। ये तो हमारे क्या मैट्रिक्स है। ठीक है, दीर्घ कोष्ठक के अंदर क्या मैट्रिक्स है। इसमें इस वाली मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी, इस वाले मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है, पंक्ति R1 और R2 पंक्ति है, और कॉलम कौन सा, मतलब स्तंभ कितने इसके अंदर, C1 और C2 स्तंभ है। इस वाले में कितनी पंक्ति हैं, इसमें भी 2 ही पंक्ति है, R1 R2 है। कॉलम कितने, इसमें कितने कॉलम, 3 कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, C1 है, C2 है, C3 है। मतलब जो क्षैतिज में लिखा जाता है, क्षैतिज में जो होता है वो होगा हमारा पंक्ति होगा, और जो ऊर्ध्वाधर में होगा ना वो होगा हमारा क्या, स्तंभ लिखेंगे उसे। ठीक है, अब पूछ लें आपको कि इस मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी है। अवयव मतलब सारणी में, मतलब मैट्रिक आव्यूह में जो उपस्थित जो अवयव है, आव्यूह में उपस्थित संख्याओं को आव्यूह क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। मतलब मैट्रिक्स में उपस्थित इन संख्याओं को या फिर इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, आव्यूह के अवयव बोलेंगे, या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। क्या हो गए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। एक एक अवयव है ना, 2 4 है, 2 है, 6 है, 9 है, 6 है, 0, ये कि सभी क्या है, आव्यूह की जो संख्या है, आव्यूह क्या, अवयव आव्यूह के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव है, 6 अवयव है। इसमें कितने हैं, 4 अवयव है। तो ये तो हमारा बेसिक है, आव्यूह का बेसिक, जो क्या परिभाषा होती है,
क्या अवयव का रोल होता है इसके अंदर, तो परिभाषा ऐसे होती लिखनी है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, अवयव की कोटि। हाँ, तो ये तो हमारा होगा बेसिक अवयव के बारे में। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी है वो अवयव की कोटि, मतलब कोटि से ही पता चलेगा आपको कि इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे कोटि पढ़ेंगे, आगे हम अवयव की क्या पढ़ेंगे, कोटि। ये देखो आप, तो देखो आगे अब अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि से क्या पता चलेगा, अवयव की कोटि से आपको अवयवों की संख्या पता चलेगी, मैट्रिक्स में कितने अवयव है। हर बार हम गिन के थोड़ा पता करेंगे कि बड़ी सी मैट्रिक्स आ गई उसमें अवयव गिनेंगे थोड़ा ना कितने अवयव है, तो आपको कोटि से पता चल जाएगा कि उसमें के अंदर कितने अवयव है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लिखने, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक अवयव, एक अवयव जिसमें m पंक्तियां, एक अवयव जिसमें m पंक्तियां और m पंक्तियां तथा n स्तंभ, m पंक्तियां तथा n स्तंभ के n स्तंभ, n क्या हो, n स्तंभ हो, n स्तंभ हो, उसे अवयव की कोटि कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं, अवयव की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। अवयव की कोटि मतलब इसे m मल्टीप्लाई n से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। दो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइबर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भी हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या ख़राब पढ़ा रहे हैं। आपके व्यू से तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आपको देखना है, समझना है, फिर हमें फॉलो करो या फिर कमेंट करो, बताओ, तब हमें पता चलेगा कि हमारे जो बंदे हैं वो हमें लाइक कर रहे हैं, हम अच्छा पढ़ रहे थे, हमें हमारे बंदे में क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवयव की, इसे क्या बोलेंगे, अवयव की कोटि बोलेंगे। इसे m गुणा n से क्या है, निरूपित किया जाता है। अब इसे लिख, तो लिखने का तरीका था a बराबर मैट्रिक्स aij m मल्टीप्लाई n। तब मैंने लिख दिया aij, ये तो कुछ नई चीज़ आ गई यहाँ पर देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, aij मतलब कि ये अवयव है, ये aij मतलब क्या है, अवयव है। अब ये कोई भी अवयव हो सकता है, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, 100वां अवयव, 99वां वाला अवयव, कोई सा भी अवयव हो सकता है, ठीक है। तो आई मतलब क्या है, आई बराबर 1 2 3 डैश 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 n, मतलब m क्या है, पंक्ति, m क्या है, पंक्ति, और j क्या आपका 1 2 3, ये क्या आपका स्तंभ है, ये क्या आपका स्तंभ है। पहले वाला जो लिखा होता है यहाँ पर, पहले वाला लिखा होता है, ये होता है पंक्ति को दर्शाता है। दूसरे वाला दर्शाता है किसे, दूसरे वाला दर्शाएगा स्तंभ को, ठीक है। दूसरे वाला किसे दर्शाएगा, स्तंभ को। एक बात और इसमें देखो, एक m गुणा n, एक m गुणा n कोटि के, एक m गुणा n कोटि के अवयव को mn द्वारा, mn अवयव होते हैं, कितने होते हैं, अवयव को एक m गुणा n कोटि के अवयव में mn अवयव होते हैं। ये वाला क्वेश्चन है इतना सही, ये क्वेश्चन बन के आता है एक खालिस्तान के रूप में कि एक m गुणा n कोटि के अवयव में खालिस्तान अवयव होते हैं। खालिस्तान अवयव मतलब m गुणा n अवयव। जैसे आपको बोल दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि 2/3 कोटि के अवयव में अवयव होंगे, मतलब क्या है, अवयव होंगे, मतलब क्या है, अवयव मतलब क्या है, इसमें अवयव होंगे, क्या मतलब इसमें
कि ये भी देखो यहाँ पर m गुणा n था तो mn लिख दिया, तो ऐसे नहीं लिखना आपको दो, जैसे इसमें m गुणा n तो आपने ऐसे लिख दिया 2 3, ये गलत है, ये मत लिखना। आपको क्या लिखना है इसमें कि इसको मल्टीप्लाई करके इसने ऐसे लिखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6, तो कितने अवयव आएंगे इसके अंदर 6 अवयव आएंगे। तो ऐसे आपको पता करना है कि अवयव के अंदर कोटि से क्या पता चलेगा कि अवयव के अंदर टोटल कितने अवयव है। जैसे हमने लिखा यहाँ से a बराबर लिख दिया a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, ये कितने बाई कितने का है, इसमें कितनी है, मतलब पहला वाला किसके लिए होता है, पहले वाला किसके पंक्ति के लिए होता है, दूसरे वाला किसके लिए होता है, स्तंभ के लिए होता है। तो पंक्ति कितनी है इसके अंदर, पंक्ति कितनी है इसके अंदर, पंक्ति 1 है 2 है 3 है तो 3, कॉलम कितनी है 1 है 2 है 3 है तो 3, तो कितना इसमें अवयव 3 × 3 कितने अवयव होंगे इसके अंदर 9 अवयव। इस मैट्रिक्स में कितने अवयव है 9, जैसे गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है, चाहे कोई भी निकाल लो आप। तो इससे हमें क्या निकालेंगे कि अवयव की कोटि से क्या पता चलेगा, अवयव की कोटि से क्या पता चलेगा, अवयवों की संख्या, मतलब कितने अवयव उसके अंदर हैं। तो ये हमारा यहाँ तक होगा अवयव की कोटि, मतलब अवयव की कोटि तक हमारा टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन इससे इतना ही बनता है बस, 2/3 कोटि के अवयव में कितने अवयव हैं, तो 6 अवयव है। एक क्वेश्चन और मान लो, जैसे ऐसे आ गया आपके पास में, जैसे इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर लिख लो, हाँ इधर लिख लो। जैसे ऐसे बोला कि एक अवयव है, एक अवयव में 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो इसे किस प्रकार, मतलब इसे आप किस प्रकार अवयव रूप में लिख सकते हो, मतलब इस 8 अवयव से आप कितने तरीके के अवयव बना सकते हो, मतलब कितनी प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है इस 8 अवयव से। तो 8 अवयव से कितना 1/8 की बन सकती है, ठीक है, और 8/1 की बन सकती है एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक 4/2 की बनेगी, एक 2/4 की बन जाएगी। ये समझे बात को, नहीं समझे देखो समझा देते हैं, इसको इधर समझा देते हैं। देखो कि 8/1 मतलब एक पंक्ति कितनी है, एक, तो A11 को छोड़ा आप समझो वो नहीं, 2 4 2 0 कॉमा मत लगाना, कॉमा नहीं होता इसके बीच में, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 1/8 की हो गई है। ये 1/8 की क्या मैट्रिक्स है, 1/8 मतलब पंक्ति इसके अंदर कितनी है, एक ही पंक्ति है, ये पंक्ति इसके अंदर कितनी है, एक, लेकिन कॉलम तो बहुत है इसके अंदर, देखो 8 कॉलम है, कितने कॉलम है 8, तो 1/8 की बन गई। चाहे आप इसे 8/1 की बनानी है, आपको क्या बनानी है 8/1 की, तो 8/1 की क्या बनेगा, इधर आ जाएंगे सारे कॉलम, ऐसे लिख देंगे 2 0 5 6 7 1 9 7 1 9, मतलब पंक्ति कितनी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति है इसके अंदर। कितनी पंक्ति है टोटल इसके अंदर, 8 पंक्ति है। तो ये 8/1 का हो गया, ये 8/1 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है 1/8 का मैट्रिक्स है। मतलब आपको एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे करके दिखाना है, ऐसा नहीं करके आपको बस बताना है कि किस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स बन सकती है। तो 1/8 की, 8/1 की, या 4/2 की, एक 4/2 मतलब अच्छा 4/2 मैट्रिक्स, 4/2 का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो A बराबर क्या लिखोगे आप, 4 मतलब 4 पंक्ति, फोर बाई टू का, हाँ इतना ही बस, इतना ही। तो ये कितना है, कितने 1 2 3 4, 4 पंक्ति है और 2 कॉलम है, तो 2 का हो गया, ठीक है। एक 2 ये हो गया 2/4 का बना लो आप चाहे, तो इसके अंदर 4 क्या होने चाहिए कॉलम और 2 क्या होने चाहिए पंक्ति होनी चाहिए। तो इसके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक m गुणा n में कितने अवयव हो सकते हैं, mn अवयव हो सकते हैं। 2/3 कोटि के अवयव में कितने अवयव होंगे, तो 6 अवयव होंगे। उस खाली स्थान में कितना लिखना है 6। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस अवयव कोटि के अंदर, एक तो इस टाइप का और एक पहले बताया था खाली स्थान वाला उस टाइप का। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अवयव की समानता। अवयव की समानता के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे,
ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह की समानता, या आव्यूह की समानता पढ़ेंगे, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। तब के लिए इतना आप पढ़ो, देखो, समझो और लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।